आप अपना मोबाइल से कनेक्ट हो, किससे हो? मैं लैपटॉप से। अच्छा अच्छा, मोबाइल से होते तो मोबाइल घुमा देते तो सही आ जाता। मेरे तक तो नहीं आवाज नहीं, लैपटॉप का गायब है, मोबाइल का चालू है। अपने बसंत सर आप आड़ा कर लीजिए उसको, आपके मोबाइल को। हाँ ये लो। हाँ, अब सही है प्रोफाइल। मनोहर सर, हम बात आगे जारी रखें। हाँ, तो मैं गुरु परसाई जी की बात कर रहा था। जी। तो काशीकर दादा ने मुझे, वो दादा याद है, आपने 1 बजे मुझे ट्रेन में बिठाया था रात में। हाँ याद है ना, याद है। और मैं सच बता रहा हूँ, मुझे नवीन 3 लोग जी, तो मुझे मैंने कहा था कि मुझे सिर्फ परसाई जी के वो जो जगह मुझे दिखा दो। इन लोगों ने मुझे दिखाई दी और सच में मेरे अपने आप सर झुक गया था। फिर उनका भांजा मेरा दोस्त बन गया, वहाँ के थिएटर के ग्रुप वाले सब दोस्त बन गए मेरे। और दीवाने वाली जगह भी दिखाई दी मनोहर। हाँ दादा, एक लड़की 5 दीवाने। हाँ वो दिखाई थी मुझे, वो हलवाई की दुकान और वो सब। आपने वो हलवाई एक की लड़की दुकान। 5 दीवाने ने मैंने फीट की थी परसाई जी। हाँ हाँ हाँ, याद है, तेरे को बताया था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एग्जैक्टली। मैं नहीं भूल, मैं बता रहा हूँ ना। और उसके बाद मेरे पास परसाई जी के द्वारा मेरा एक रेक भर गया पूरा। परसाई रचनावली निकाली है दिल्ली वालों ने, वो पूरा 6 वॉल्यूम मेरे पास है पूरा। तो एज एन एक्टर मुझे परसाई जी मेरे अंदर बहुत है। आज भी मैं अगर बात करता हूँ, व्यंग के रूप में करता हूँ। कहते हैं कि आज भी हिंदू मुसलमान किया जा रहा है, तो देवताओं से सीखना चाहिए कि 33 करोड़ देवता है हिंदुस्तान में, बंटवारा हुआ एक भी पाकिस्तान नहीं गया। ये मेरा परसाई कहता है, उनसे सीखना चाहिए। वो कहते कि यार परसाई जी कहते कि वो लोकतंत्र किस काम का जिसमें विरोधी जीत जाए। और वो ये भी कहते कि हारा हुआ प्रत्याशी हरिद्वार जाता और जीता हुआ प्रत्याशी दिल्ली जाता। परसाई जी मतलब मेरे रग रग में बस गए। तो उसके बाद मैं सारे परसाई जी के नाटक करता हूँ। मैंने अगर संक्रमण किया है, कामता नाथ जी की कहानी, इतने शो करने के बाद उसमें भी मैं परसाई डाल देता हूँ। कुछ न कुछ चीजें परसाई जी की मैं कर ही देता हूँ। और अभी लॉकडाउन में मैंने एक नाटक तैयार किया है जो परसाई जी के द्वारा ही है। उनकी छोटी छोटी कहानियों को मिलाकर आत्मस्तुति पर निंदा, कि मतलब कैसे परसाई जी एक एक लाइन में कहते थे, वो चीजें मैंने डाली है। और वो बहुत जल्दी आप लोगों के समक्ष आएगा प्ले के रूप में। सोलो है वो भी 1 घंटे का पूरा। ये सारी चीजें मैं करता परसाई हूँ। जी का सोलो कौन सा कर रहे तुम? आत्मस्तुति, वो परसाई जी की कहानियां हैं छोटी छोटी, अपने अपने गणेश और वो सब मिला के। आपने भेजा था ना मेरे को। हाँ दादा, वही। लॉकडाउन में ये चीजें हो गई कि मैंने अपने आप को भी पहचाना, और पहचानने के बाद भी ये देखा कि यार हम लोग पढ़ना भूल गए थे एक्चुअल में, जब से ये मोबाइल आया ना। वैसे एक चीज बताओ मनोहर भाई जी, जैसे परसाई धाम साल में एक बार आना चाहिए। हाँ समझे? अरे मेरा बस चले तो मैं हर शहर में जाके परसाई भवन बना लूं, जहां पर लोग आज के सवाल जवाब। हर साल एक बार आना चाहिए। हाँ, मतलब आज जो शासन से जो सवाल करते हैं, परसाई जी उस वक्त करते थे, और आरएसएस के द्वारा बहुत पीटे भी गए हैं वो। गुरुजी का बहुत, मतलब आज सवाल करते हुए हम डरते हैं, सच में इतने डर गए। मैं तो कह रहा हूँ कि सच में, मतलब लोग कहते हैं कि चुप हो जाओ यार। मेरे घर में मुझे डांट देते हैं। मैंने कहा यार मैं अपने आप से सवाल करूं, गलत हो रहा है तो मतलब अभी जैसे कल ही बात हुई थी कि किसी ने मोदी जी का सीना नापा और सर कितना लिखूं, बोले चाइना के लिए 26 लिख ले, पाकिस्तान के लिए 56 लिख दे। बोले ये परसाई जी का ही व्यंग है। ये व्यंग है परसाई जी का। मतलब बंदा, मतलब हमारा, मैंने कहा बीवी को बोला था कि मैं अपना भी टीवी तोड़ देता हूँ। बीवी बोले कि बैंक में पैसा है या नहीं नया खरीदने के लिए, देख तो लो। सच में मुझे याद आया कि नहीं नहीं ये चाइना का माल है, लेकिन खरीदने जाऊंगा वो भी चाइना ही के आएगा, तो ये चाइना का चलेगा घर में। मुझे मंजूर है लेकिन मैं नहीं तोड़ूंगा। मैं मूर्ख हूं, पर इतना बड़ा मूर्ख नहीं हूं कि घर का नुकसान भोग के और दिए फिर चाइनीज जलाऊं। कोई सवाल हो तो सवाल आने दीजिए। मैं ही बोलना शुरू करता हूँ नहीं तो। मनोहर, हाँ दादा, सूर्य नमस्कार यदि कोई करता है ना, सूर्य नमस्कार करता है, तब भी उसको योग करने की जरूरत है? नहीं। हाँ दादा, सूर्य नमस्कार तो प्राणायाम की बात अलग है। प्राणायाम, हाँ देखिए सूर्य नमस्कार जैसे थिएटर में
थिएटर इज द मदर ऑफ आर्ट है, उसी तरह से सूर्य नमस्कार इज द मदर ऑफ द योगा है, Yes. फादर ऑफ द योगा कह दीजिए आप। जी। उसके अंदर सब है, सूर्य नमस्कार के अंदर ही सब कुछ चीजें हैं, सारे आसन उसके अंदर आ गए हैं। मतलब अगर आप 10 करते तो मैं कहूंगा कि 50 कर लीजिए, सारा आ गया। और फिर सांसों के लिए प्राणायाम कर लीजिए। खेल तो सारा सांसों का है, बाद में खेल तो सारा उसी का है, ऑक्सीजन का वही है कि हम बाकी सांस अगर नॉर्मल है तो सब कुछ नॉर्मल है। अभी तो कह भी रहे हैं कोरोना में सांसों को चेक करो, 10 सेकंड 15 सेकंड अगर सांस रुक जाती है, रोकने की क्षमता है तो कोरोना नहीं है। तो वो प्राणायाम में ही है सब कुछ। उसमें जो बाह्य प्राणायाम हम करते हैं, जो त्रिबंध जिसे कहते हैं, वो उसी में है। और ये करना जरूरी है। मैं तो कह रहा हूँ और आसन एक ऐसी चीज है जो आप किसी भी उम्र में कर सकते हैं, टिल एंड तक जाते जाते। मैं जिस बिल्डिंग में रहता हूँ, मेरे सामने एक 94 इयर्स के अंकल रहते हैं। वो सवेरे आके योगा करते हैं, लाठी घुमाते हैं बाकायदा वो, और सूर्य नमस्कार करते हैं। और मैं जाके उनके चरण छूता हूँ, दादा नमस्कार, जय हो। ये है आसन की और उसकी शक्ति। 94 इयर्स हैं वो। उनका बेटा ज्यादा उनका बाप लगता है बाकायदा अंकल का। तो एज एन लॉकडाउन में एक्टर तो मनोहर सभी की सांसें फूली हैं। दादा बैंक की डिटेल देख के सांस फूल गई है, सच बताऊं। नहीं यार, घर में तो 3 महीने से सांसें फूली हुई है। हाँ, ये तो है, सांसें फूलती है। मतलब सामने वाली, मतलब सामने जब बैंक वालों का फोन आ जाता है, सर क्या करें, तो और सांस फूल जाती है। बोले रुको यार, मेडिक्लेम का भी भरना है, LIC का भी आ गया है, और काम सारा बंद है। मोदी जी अपना काम कर रहे हैं, लेकिन हम अपना काम नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ तो हाई कोर्ट में मध्य प्रदेश में तो ऑर्डर निकल चुके हैं कि आपको स्कूल की फीस भरनी पड़ेगी। हाँ, भरनी पड़ी। उन्होंने तो लॉकडाउन लगाने से पहले अपने सांसद MLA सब खरीद लिए थे, पैसा दे दे के। हाँ। हम बाजी तक नहीं खरीद पाए, पता है, 4 घंटे में राशन तक नहीं खरीद पाए थे। 4 घंटे में लॉकडाउन जो किया था उन्होंने। एक सवाल आया है MLA खरीद जी, कलाकार के शरीर और आवाज के लिए कौन कौन सा योग करना चाहिए? कलाकार के लिए तो मैंने बताया आपको कि आसन तो सारे आसन कीजिए जितना कर सकते हैं। जो शरीर को जहाँ टेंशन है, जो दर्द होता है, वहां दर्द पे रुक जाइए और बाकी आगे बढ़िए। क्योंकि भाई ये नहीं है कि एक ही दिन में सारा कर लें, क्योंकि आसन तो खेल ही सांसों का है। हल्के हल्के जो सांस नॉर्मल लेते जा रहे हैं और आप एक्सरसाइज आसन करते जाइए। और एज एन आवाज की एक्सरसाइज है, वो तो आप तरह तरह से कर सकते हैं। आप अगर छोटे बम्बई में अगर चिल्लाएंगे तो हमें पागल समझ लेंगे, क्योंकि यहाँ वॉइस एंड स्पीच की एक्सरसाइज के लिए हारमोनियम घर में ले लीजिए और हारमोनियम पर पिच की एक्सरसाइज कीजिए वॉइस की। और थोड़ा सा लाउड थोड़ा सा पढ़ लीजिए, छोटे नीचे वाले रेजोनेटर में पढ़ लीजिए, क्योंकि रेजोनेटर हमारे पास कम से कम है। शाउटिंग नहीं कर सकते, लेकिन बाकी तो बोल ही सकते हैं। धीरे बोल लीजिए, उसकी एक्सरसाइज अखबार से कर सकते हैं, किताब के द्वारा, किताब की कोई कहानी पढ़ते हुए कर सकते हैं। वो आवाज की एक्सरसाइज हो सकती है। अच्छी फिल्में देखिए, वहां से भी आपको कैरेक्टर मिलेंगे काफी सारे करने को। और विदेश में क्यों जाए, हमारे यहाँ बहुत अच्छे अच्छे एक्टर हैं जिनकी एक्टिंग देख के लगता है कि यार ये कैरेक्टर मैं करूँ। जैसे पंकज कपूर सर की वो एक डॉक्टर की मौत देख लीजिए आप, एक रुका हुआ फैसला देख लीजिए जो उन्होंने किया है। अभी एक फिल्म आई उनकी धर्म, वो मैंने देखी, बाप रे बाप। नसीर साहब को मतलब ये, अरे वहां कहाँ जाए। अगर आप फीमेल एक्ट्रेस हैं तो आप इनका, ये जो मोहतरमा है हमारी सीनियर, उतरन देख लीजिए इनका एज एन एक्टर। ये बहुत अच्छी एक्ट्रेस है। और फीमेल एक्टर को तो देखना ही चाहिए, कहाँ जाएंगे। उत्तरा जी और सुरेखा जी का पीरियड गया, वो लेजेंड है, वो छप चुकी हैं गोल्ड मेडल के रूप में उनके प्ले और सब कुछ। हमारे पास लाइव एलिमेंट है जो जीवित हैं सांसों के खेल के साथ, वो उनका देख लीजिए। और मौका मिले तो उनको छू के भी आ जाइए। जिस तरह से आप मंदिर मस्जिद में जाते हैं तो छू के आते हैं, आप रहते थोड़ी है मंदिर और मस्जिद में। तो 10 मिनट इनके पास भी गुजर जाइए तो क्या पता परछाई से ज्ञान मिल जाए इन लोगों से। मैं तो छूता हूँ, इनके पास से निकलता हूँ ऐसे लोगों के, लीजेंड लोगों के साथ में। मनोहर, ये आजकल के बच्चे जो है ना इस बात पे हंसते हैं, ये आजकल के बच्चे बातों पर हंसते हैं। हाँ, उनको ये नहीं, ये मैं फैक्ट बता रही हूँ तुम्हें। हाँ, नहीं, आजकल के बच्चे नाटक को नाटक ही नहीं समझते मैम। वो पता नहीं क्या, पहली बात तो 3-4 दिन के बाद वो स्क्रिप्ट कहाँ फेंकते पता ही नहीं चलता है। हाँ, नहीं, वो नाटक सिर्फ इसलिए करते हैं कि उनके जहन में होता है कि हमें फिल्म एक्टिंग में जाना, वो और कुछ नहीं। हमारे टाइम में ये नहीं आता था। जी बिल्कुल। और
और कुछ तो बिल्कुल मुंह मतलब सामने ही स्वीकार करते कि नहीं नहीं ये नाटक वाटक तो नहीं, हम तो बस 3-4 नाटक करने के बाद मुंबई निकलने वाले हैं। हाँ, ये छोटे शहरों में क्या मतलब ये पीड़ा है कि आप अगर कोई नाटक करना चाहेंगे तो बोलेंगे वो आपको थिएटर के बारे में नहीं पूछेंगे, सर बंबई में कैसे कहाँ किया जाए, कैसे करते हैं क्या, वो बंबई की पृष्ठभूमि पहले पूछेंगे। आपको माध्यम बनाया सीडी, वो आपके कंधे पे पांव रखे और वो सीधा बॉम्बे आना चाहते। एक नाटक करने के बाद कॉलर ऊपर हो जाता है इनका। सच में तो मतलब बॉम्बे जाए फिल्मों में जाए, लेकिन पहले हाँ। जिस तरह से पहले भी बातें हुई है इसमें कि पहले अपनी जमीन तो पुख्ता कर ले, पहले अपनी जमीन को तो मजबूत कर ले। थिएटर से होती है। मतलब कहने का मतलब आज की पीढ़ी जो है वो अब सोचिए ना कि जुड़वा जैसी फिल्म, और ये जुड़वा 2 आई थी जिसमें राजपाल भी था और वो सारे लोग थे, ये अपना डेविड धवन साहब की, ऐसी फिल्में 100 करोड़ का बिजनेस कर लेती है। और एक अच्छी सी फिल्म, बहुत अच्छी फिल्म जो जिसको थिएटर में नसीब नहीं होता। बोलिए आप, मैंने संजय मिश्रा की फिल्म देखी थी 21 तारीख, जिसमें सीताराम पंचाल और सब लोग थे। वो फिल्म मैंने देखी, मैंने इतनी प्यारी फिल्म है, उसको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। बोलिए आप, एज एन एक्टर आप वो सीखने को इतनी सारी चीजें हैं। और आप हम ही लोग वो जो है, हम वरुण धवन बनने आए हैं, हम जाके एक ग्लैमर की ग्लैमर, मतलब मुझे तो लगता है मतलब 9 देवियां जैसे होती है ना, जैसे, तो उसमें एक देवी और जोड़ देनी चाहिए। वो देवी का नाम है एकता कपूर। उनको उन्होंने तो इंडस्ट्री का पूरा चलन ही, पहले एक्टर की इज्जत होती थी, बाकायदा एक्टर को बाकायदा माना जाता था, उसके लिए कुर्सी आती थी, उसको इज्जत दीजिए, थिएटर हो या फिल्म हो या टीवी हो। लेकिन एकता जी ने दिखा दिया कि मैं 10वीं देवी हूँ, मैं कलयुग की देवी हूँ और मैं सब कुछ तय करती हूँ। उन्होंने पूरा आयाम ही बदल दिया। एज एन एक्टर हम पपेट बन गए, सब कुछ वहां जाके वो एक नई दरगाह है पूरी, एक ख्वाजा साहब की दरगाह है जहाँ पर सर अपने आप झुकता है और वहां हमें झुकाना पड़ता है। ए माते काम दे दो, ए माते काम दे दो, ये बोलना पड़ता है। और वहां पर नीचे 50 लोग हैं जहां पर आपको धकेल दिए जाते हैं और घोड़ा और गधा एक ही जगह घास का, एक ही जगह पानी पीते हैं और नहीं पता लगता कि आप घोड़े थे लेकिन कब आपके आगे गधा दौड़ के चला गया और आप देखते रहे मेरे से क्या भूल हो गई भाई ये। और आप गधे को प्रणाम कर रहे होते हैं बाकायदा, और आपको मालूम है ये गधा है लेकिन वो घोड़े का बाप बन गया। ये बंबई है, मायावी नगरी। एक्चुअल में सर वहां पर थोक के भाव में सीरियल्स बनते हैं, और दूसरी बात ये कि वहाँ एक्टिंग के अलावा भी बहुत सारे काम हैं। मैं जहाँ पर बच्चों को पढ़ाती हूँ, वहाँ पर एक बच्चा था जो बड़े शान से कह रहा था कि मैम मैं तो बॉम्बे में काम करता हूँ। मैंने कहा हाँ, मैं कहा क्या काम करते हो? बोले बालाजी टेलीफिल्म में हूँ मैं। मैंने कहा अच्छा। मैं कहा कि वहाँ क्या है? 1500 रुपए मुझे रोज मिलते हैं और खाने और रहने को उन्हीं का रहता है, और वो जो काम बोले वो सब सारे काम मैं करता हूँ। 2-3 साल काम करूंगा, फिर धीरे से सीरियल में घुस जाऊंगा। ये प्रोसेस है ना, प्रोसेस ही उनका यही है। उनको मालूम नहीं है थिएटर की पीड़ा क्या होती है। थिएटर में काम करके आप एज एन एक्टर अपना मानसिक संतुलन, मानसिक अपना मतलब जिसे कहते हैं मानसिक विकास, ऐसा होता भी है गीतांजलि। अच्छा, लोग घुसते भी हैं। नहीं ऐसा। अभी मेरे को एक किस्सा मैं बताता हूँ आपको कि हमारी उम्र के जो लोग बंबई नहीं आ पाए, जिनको लगता था कि यार बॉम्बे हम वो नौकरी करते थे, नौकरियां छूटी नहीं उन लोगों से, और हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ मैंने बीएड कर रखी, मैंने टीचिंग छोड़ दी, पूरी सरकारी नौकरी सब कुछ छोड़ के मैं एनएसडी चला गया और एनएसडी के बाद सिर्फ थिएटर ही करता रहा। आज भी थिएटर कर रहा हूँ और बॉम्बे में सिर्फ इसलिए हूँ कि मुझे 2 पैसा ज्यादा मिलेगा तो मेरा परिवार अच्छा सुखद चलेगा। अब मैं देखता हूँ कि मेरी उम्र के जो लोग छोटे शहरों में थे उनको लगता है कि बच्चों की शादियां हो गई है, घर बन गए और वो सब कुछ हो गया, अब मैं जाके अपने लिए कुछ कर सकता हूँ। वीआरएस लेके वो लोग बॉम्बे आ गए, जहां हमने अपने 10-20 साल में अपनी जमीन तैयार की थी और कुछ पैसा मांगने की फिर मतलब उम्र हुई थी कि यार हम पैसा मांग सकते हैं काम के लिए, वहां वो लोग आके बोले कि ये रोल हम कर लेंगे सर। तो उनको जो आज ये एक नई जनरेशन पैदा होगी कास्टिंग डायरेक्टर, ये लोगों को लगता है कि यार हम इनको क्यों पैसा दें, यार हमारे पास तो है ये, तो वो कम पैसे में उन लोगों को ले लेते हैं। जहां हमने अपनी जमीन तैयार की थी, जिस जमीन को, जिस पेड़ को हमने सींचा था, वहां आके हम उसकी छाया में भी नहीं बैठ पा रहे हैं सच बताएं तो। इन ड्यू टू ये सम सो कॉल्ड कास्टिंग डायरेक्टर और ये सब लोग तय करते हैं कि कौन हमें चाहिए। तो वो लोग आ गए हैं वापस, हमारी एज के लोग, और जो हमारी 20 साल की तपस्या थी हम वापस उसी जीरो पे खड़े हैं अभी। चाहे मेल, मैं अपने मेल की बात कर रहा हूँ, जिन लोगों को अक्सर मैं देखता हूँ और वो आगे बढ़ जाते हैं, वो गधे हैं, जामुन खा जाते हैं, हम घोड़े हैं जो छोटी सिटी में हमारे ग्वालियर में तो जो 3-4 साल से हो रहा है वही मैं बता रही हूँ। यहाँ पर क्राउड जुटाने के लिए फ्री में बहुत लोग मिल जाते हैं।
यदि ये पता चल जाए कि फला प्रोडक्शन वाला आने वाला है और आपको, और सर जयंत सर इतने लोगों को बेवकूफ बना के काम करवाया है कि आपका तो इतना लंबा रोल है तो यहाँ पैसे वाले हैं तो ठीक है आप गाड़ी दे दीजिए। वो बेचारा बंदा एक छोटे से रोल के लिए अपनी गाड़ी 8 दिन तक लगा के रखी है उसने। हाँ। एक बंदे ने अपने बंगले की व्यवस्था करके रखी, एक बंदे ने कुछ व्यवस्था करके रखी, और जब फिल्म आई तो मालूम पड़ा उसमें कोई भी नहीं था। सारी उनकी शूटिंग करी और सब काट दी। नहीं, ग्लैमर है ना। हाँ ग्लैमर है ना। और किसकी कौन सी फिल्म ये ग्वालियर का लड़का, क्या नाम है उसका, मैं नाम भूल रही हूँ अभी। भोपाल में शूट हुई है? नहीं ग्वालियर में। कार्तिक आर्यन। प्रकाश झा की फिल्मों के लिए कितने रंग मजदूर जाते हैं सब जगह से। उनकी तो टोलियां बनी हुई है बाकायदा, एक एक टोली को बुलाते हैं हर शहर से। वो मुझे किस्सा याद है, मतलब ये बताते लोग कि वो हमारा सिर है ना, जिसमें वो सफेद बाल एक दिख रहा है, वो मेरा सिर है। हाँ। देख लो। अरे मैंने वो इस फिल्मों की बात कर रहे हैं, वो फिल्म मैंने भी, राजनीति, आरक्षण, मध्य प्रदेश, राजनीति, मध्य प्रदेश के सारे जो क्षेत्र के लोग थे उन्हीं को ग्रुप लीडर बनाया गया। मैं एक किस्सा आपको सुनाता हूँ। मैं जैन दादा, मैं गया था संक्रमण करने के लिए जबलपुर। तो जबलपुर में एक फेस्टिवल हुआ था शहीद भवन में, शहीद स्मारक में। तो प्ले हो गया मेरा, और उसके बाद एक प्ले और एक बंदे का था। 1-1 घंटे के 2 प्ले थे। मेरा 1 घंटा 10 मिनट था, तो बोले सर आपका बाद में करेंगे, इनका पहले करेंगे। तो उस बंदे का हो गया। उसके बाद में मीटिंग रखी गई, दर्शकों से सवाल जवाब थे सबके सामने, सब कुछ किया, और वो बंदा चला गया, बोला कि नहीं मुझे जाना है। तो वो जो ऑर्गेनाइजर थे, वो थिएटर के बहुत बड़े हैं, इनके काशीकर दादा के शिष्य हैं। तो उन्होंने कहा कि दादा मनोहर भाई इनको जाना है, उनकी प्रकाश झा की फिल्म है, ये है ब्ला ब्ला, उन्होंने सुनाया मुझे। तो मैंने हाँ बिल्कुल जाने दो। तो मैंने उनको पूछा वैसे बने क्या हो आप प्रकाश झा की फिल्म में? तो बोले मैं वकील बना हूँ और मेरा इतना बड़ा रोल है। तो मैंने हाँ नहीं, जाइए। वो चले गए। फिर मीटिंग हो गई, सब कुछ हो गया, दर्शक चले गए, हम लोग होटल में बैठे। तो चूंकि मैं शराब बहुत कम पीता हूँ, नहीं के बराबर ही पीता हूँ, तो वो लोग एक पार्टी रखी, तो बोले कि मनोहर भाई बैठे। तो फिर मैंने कहा कि अच्छा आज एक बात आप लिख लो, ये जो बंदा जो गया है उसका नाम मैं शेयर नहीं करना चाहता, नाम मैं जानता हूँ उसका, वो बंदा कहीं नहीं है, वो गलतफहमी में था। मैंने कहा ये फिल्म आप देख लेना, और ये बंदा अगर कहीं नजर आ जाए ना, तो आज आप और हम दोनों हैं, मैं शर्त हार जाऊंगा, आपका जूता होगा मेरा सिर होगा। क्योंकि प्रकाश झा को मैं जानता हूं यार, अगर वो एक्टर को लेना होगा तो बॉम्बे से लेके आएगा, वो यहाँ से नहीं लेगा आपके यहाँ से। एक सीन के लिए भी जो लोग हैं बॉम्बे के लोग बड़े श्रूड हैं, वो अपने बॉम्बे से लेके आते हैं, वो उनको मालूम है। और वो वाकई में वो फिल्म देखी गई ना, तो मैंने उन लोगों को फोन किया, भाई फिल्म में देख तो लो, वकील साहब है या नहीं है? बोले दादा कहीं नहीं दिखे, वो कह रहे कट गया। मैंने कहा जुड़ा कब था? नहीं लेकिन क्या है यार, ये जैसे अपने बड़े बड़े लोग इधर भोपाल में, क्यों जैन, मैं भी नाम नहीं लेना चाहता, जितने नहीं मैं तो ट्रे लेके आके खड़े हो गए, ट्रे लेके रख दिए, नहीं में खड़ा है, क्यों करना? वचन मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूँ। वो फिल्म मैंने की, उसके बाद 5-6 फिल्में मैंने की उनकी लगातार भोपाल में, और भोपाल में उनका बेस भी ऑलमोस्ट मैंने तैयार किया है। बेसिकली ये है कि मैं उनका पक्ष नहीं ले रहा हूँ, ये पहली बात। आपको बुलाया गया कि ऐसा रोल है, या ये क्राउड बोलते हैं, सीधा क्राउड है, और जो छोटे छोटे रोल थे वो कि भाई ये छोटे छोटे रोल है। अभी 2 तरह की चीजें हैं कि या तो आप करें तो फिर गाली मत दें, सीधी सी बात है, करें तो मत गाली दें। जैसे एकता कपूर की बात हुई कि एकता कपूर को आप रोकेंगे कैसे, ये बताइए मेरे को। तो एकता कपूर को रोकने के लिए आपको उसके खिलाफ कुछ नहीं करना है, आपको एक अपना नया सीरियल या उस तरह की कथाओं का, कहानियों का जो भी है, वो एक ऐसा और बुनियाद आपको खड़ा करना पड़ेगा, तमस आपको खड़ा करना, तो वो कम होगा ना। अभी दिखने के लिए तो वही है ना, सही बात, उतरन बनाना पड़ेगा भाई आपको, उस लकीर को कभी मिटा ही नहीं पाएंगे आप। वो 500 करोड़ का बिजनेस करने वाले, वैसे ही उनका है। उन्होंने बुलाया, मेरे को मालूम है ना, पैसे मेरे सामने बैठे हैं, मेरे को सब मालूम है। आपको मैंने पैसे दिए, मनोहर को पैसे दे दिए कि आप अपने ग्रुप को बांट देना, आपको मैंने 10,000 दे दिए, जो भी दे दिए। अब आपकी जिम्मेदारी कि आपको अपने ग्रुप को बांटना है। आपने अपने ग्रुप को जो 500-500 रुपए देने थे, आपने 400-400, 300-300, 200 दे दिए। ये एक बात हुई, फाइनेंशियल बात हुई।
दूसरी बात, आपको मैंने बुलाया, ये काम करना है, मैं आपको 1000 रुपया दूंगा, आपको नहीं जमता तो आप बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आप करते भी हैं और गाली भी बकते हैं, ये क्यों? आपका शोषण, वो तो उसने बोला और साफ बोल दिया। मैं प्रकाश जी की बिल्कुल वो नहीं ले रहा हूँ, भाई जी की मतलब सब वो नहीं कर रहा हूँ, सब उनके बारे में बहुत कुछ है। जब मैं फिल्म, मेरे को दयाशंकर पांडे उनके ऑफिस में लेके गए थे और उन्होंने कहा था कि यार जयंत को आप ले लेंगे, तो जयंत भोपाल में रहा है और इतने साल थिएटर किया था, बहुत सारी चीजें आपके लिए मुहैया हो जाएंगी। तो उसके बाद से फिर मैं भोपाल वो चले गए, फिर आरक्षण की, चक्रव्यूह 3-4 फिल्में मैंने भोपाल में उनके साथ की। पर आप ये देखिए कि धीरे धीरे उनका भी उनके प्रोडक्शन हाउस का नाम, उनकी सारी चीजों का धीरे धीरे घट गया इसलिए कि लोगों को जो भी लोग मुझसे कहते थे, मैं कहता क्यों करते हो आप, मत करिए, मेरा काम टेक्निकल काम है, आप मत करिए, एक्टिंग क्यों कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने काम किया और बहुत सारे लोगों के रोल कट गए। वो तो क्योंकि सिनेमा मनोज वाजपेयी को दिखाएगा ना, मेरे को नहीं दिखाएगा। सिनेमा अमिताभ बच्चन को दिखाएगा, मेरे को नहीं दिखा। मैं भले कितना भी बड़ा रोल करूं, पर स्क्रीन स्पेस यदि उसका करेक्टर तो मनोज सामने दिखेगा ना, ये तो आपको समझना पड़ेगा उस मीडिया का, सीधी सी बात है। और दूसरा, ये जनरली होता है छोटे शहर में हर आदमी करना जरूर चाहता है सिनेमा, जो नहीं आ पाता मुंबई वो वहां करना जरूर चाहता है, उसका बहुत उत्साह होता है, सब चीजें होती है। आपको रियली समझना पड़ेगा इस बात को कि नहीं करना है। और फिर दूसरी बात, जो थिएटर करके सिनेमा में आना चाहते हैं, आप किसी को रोक नहीं सकते, नहीं रोक, सिंपल सी बात है। आपको उसके सामने थिएटर इतना अच्छा करना पड़ेगा, थिएटर इतना उन लोगों के साथ बढ़िया सा करना पड़ेगा, उनके साथ इतने बढ़िया व्यवहार के साथ चीजें करनी पड़ेगी कि उनको मुंबई आने से पहले 10 बार सोचना पड़े, यार मुंबई क्यों जाए यार, यहाँ बढ़िया कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। हम वो नहीं करते, हम कह रहे नहीं मत जाओ बम्बई। मेरे को हजारों लोगों को फोन आते हैं, मैं अलग अलग जगह जाके वर्कशॉप करता हूँ, प्ले करता हूँ, बहुत लोगों को फोन आते हैं। मैं कभी किसी को बोलता नहीं कि मुंबई है, मैं कहता हूँ वो आपकी इच्छा है भाई, पर आप ट्रेंड हो जाइए, पहले सीख जाइए। अब वो आप रोकने के लिए तो आपको काम अच्छा करना पड़ेगा ना, उस शहर में थिएटर अच्छा करना पड़ेगा। दादा ये ठीक है, ये भी तो इम्पोर्टेंट है ना। हाँ, जैन भाई, मैं एक किस्सा शेयर करता हूँ, मैं एक किस्सा शेयर करता हूँ कि हम जब एनएसडी में थे ना, तो जो लोग हमें बम्बई को लेके गरियाते थे, क्या बॉम्बे में कुछ नहीं है, टैलेंट खत्म कर देता, किल कर देता, वो कर देता, ये थिएटर ये है वो, क्योंकि थिएटर कर ही रहे थे। और जो लोग हमें गरियाते थे ना, जब हम आ गए बॉम्बे, तो उसके 7-8 साल के अंदर वही लोग हमें मुंबई में, पृथ्वी में इधर उधर घूमते दिखे थे, जो हमें गरियाते थे। और वो दिल्ली में रह के, चंडीगढ़ में रह के, जयपुर में रह के वही लोग काम कर रहे हैं, वही काम कर रहे हैं जिसके लिए हमें वो रोकते थे, जिसके लिए हमें ज्ञान देते थे, किताब खोलते थे पूरी कि ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, और वो लोग कर रहे थे। तो पर हम चर्चा करते हम लोग सही थे यार। मैं आपको बताऊं कि मैं अपनी बात रख दूं, ये जो छोटे शहरों में आके जो फिल्में बन रही है कम बजट में, जिसमें मेन लीड रोल जो रहता है वो बॉम्बे से आता है, ये लोग आके जो भ्रम पैदा करते हैं, ये लोग आके जो भ्रम बनाते हैं कि मैडम आप अच्छे पोस्ट पे, आपके हस्बैंड अच्छे पोस्ट पे, आप 3 गाड़ी लगवा दीजिए, आपका 30 मिनट का या 3 मिनट का या 4 मिनट का हम रोल रखेंगे। ये जो भ्रम पैदा कर रहे हैं वो गलत है कि आपको ये बोल के बोला जाता है कि आपकी शूटिंग करी 2 दिन 3 दिन, लेकिन बाद में वो तो ऐसा हो गया, वो तो वैसा हो गया, इसलिए इसको कट कर दिया। गीतांजलि, ये बात सबको मालूम है, सब छोटे शहर को मालूम, सब छोटे शहर को मालूम है, फिर क्यों फंसते हैं उसमें आप? हाँ, वो फिर भी क्यों फंसते हैं आप उसमें? वो तो बोलेंगे, उनका काम, वो छोटे शहर में जाके क्यों शूटिंग करना चाहते हैं। और ये सिनेमा एक बिजनेस है, ये याद रखिए। जो मनोहर ने 2-3 फिल्मों का नाम लिया, ऐसे हजारों फिल्में बन के पड़ी हुई हैं और बहुत अच्छी फिल्में हैं, वो रिलीज नहीं हो पा रही, क्यों? इसलिए उनको प्रोड्यूसर, उनको डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मिला, उनको थिएटर नहीं मिला। तो वो एक बिजनेस भी है, 100 रुपया लगाते हैं, 150 रुपया उनको चाहिए किसी भी हालत में। तो वो छोटे शहर में जाएंगे, छोटे शहर के एक्टरों को पकड़ेंगे। आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसको नकार सकें। मैं नहीं जाती हूँ। हाँ, नहीं, मैं कभी नहीं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जनरल बात कर रहा हूँ। अब मैं अपने मुंह में मैं अपनी कार दे दूं कि भैया हाँ ले जाओ यार, शूटिंग में लगा देना। मैं ये जरूर करता हूँ कि भोपाल में शूटिंग होती है, मैं अपनी कार से जाता हूँ, उनको कहता हूँ जो कार का पैसा आप लगाने वाले हैं, लोकल भोपाल से हायर करने वाले हैं, आप वो पैसा मुझे देंगे, और मेरे ड्राइवर का जो पैसा वो मेरे ड्राइवर को देंगे, और उसके रहने का इंतजाम करेंगे। तो कार मेरी होने की वजह से मैं, नहीं तो ये होता है ना कि अरे दादा वो पहले इनको छोड़ देते हैं फिर आपको लेके जाएंगे।
ये होता है हम लोग के साथ, भले हम कितनी भी फिल्में करते हैं। हाँ, अरे जैन दादा ग्वालियर में ऐसा भी करते तो वो कार हम तो वो कार मेरे पास रहती, मेरे को जब जाना है जब जाता हूँ। ग्वालियर में भी 4-5 फिल्मों के बाद में करना पड़ेगा ना। हाँ, ग्वालियर में भी 4-5 फिल्मों के बाद में लोगों को अक्ल आ जाएगी कि हमें यूज किया जा रहा है। मुझे एक चीज, आप इस बात को समझो, मनोहर ने जितनी बातें की हैं, जितनी भी बातें की हैं, वो 100 नहीं 1001% बिल्कुल सही है। ये एक व्यक्ति का दर्द नहीं है, ये एक क्रिएटिव आदमी का दर्द है, एक रंगकर्म करने वाले आदमी का दर्द है, और एक सिनेमा करने वाले आदमी का दर्द है। इसका बहुत गंदा नतीजा आप अभी देख चुके हैं। इसका एक्सट्रीम वही है जो आप देख चुके हैं, कुछ दिन पहले देख चुके हैं आप। इसका एक्सट्रीम वही है। तो आपको ही फुट डाउन करना पड़ेगा। आपको बिल्कुल, मैं इस बात को मानने को तैयार हूँ मनोहर की कि मैं किसी बड़े प्रोडक्शन हाउस का नाम नहीं लूंगा, तो काम करता हूँ, बहुत सारी फिल्में टेलीविजन करता हूँ, पर आपको ये फुट डाउन करना पड़ेगा कि नहीं। जैसे मैंने आज तक अपनी जिंदगी में 25 साल हो गए मुंबई में, मैंने कभी भी किसी स्पॉट बॉय या किसी को ये नहीं बोला कि बिस्लरी लाओ, मैंने कहा पानी लाओ, और उसको ये मालूम है कि पानी लाओ मतलब बिस्लरी ही लेके आएगा, मेरे सामने ही वो पूछो। इसलिए धीरे धीरे आपको, मैं बिल्कुल टेक्निकल काम में हूँ, इसलिए हो सकता है थोड़ा मेरा 20% थोड़ा ज्यादा होगा, एक्टर के थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। जैन भाई, मैं एक चीज शेयर करता हूँ कि जब हम शुरू में भानु जी के साथ था, मेरा सौभाग्य है कि भानु भारती जैसे लोगों के साथ में जुड़ा, और उस वक्त मैं दूसरे लोगों के साथ करता था, तरक्की मेरी हुई, भानु जी के ग्रुप में आया मैं। तो उस वक्त भानु जी के दोस्त हैं, क्लासमेट हैं, नसीर साहब, ओमपुरी साहब और राज बब्बर साहब, ये बहुत अच्छे दोस्त थे। तो हम जब उनके घर पे रिहर्सल करते थे और रेखा जी की शूटिंग हो रही थी उदयपुर में, तो भानु जी ने सर ने एक बात कही थी कि तुम लोग, कोई भी मेरा स्टूडेंट शूटिंग देखने नहीं जाएगा। मैं नहीं चाहता कि मेरा स्टूडेंट क्राउड में खड़ा हो और तुम्हें कोई रोल भी दे खड़ा करने के लिए तो तुम लोग नहीं जाओगे करने के लिए। ये भानु जी ने क्यों बोली थी ये बात, मुझे बहुत बाद में समझ में आई थी कि वो लोग हमें यूज कर लेंगे और हम क्राउड में इस्तेमाल हो जाएंगे। और सच में, और वो अगर गुरु सही है तो अपने स्टूडेंट को सही वो हमने मानी। मैं कभी नहीं गया शूटिंग देखने, आज भी नहीं जाता मैं शूटिंग देखने। अपने शहर में मेरे 50 जगह होती, मैं शूटिंग मैं हूँ, उसका पार्ट हूँ भाई, मैं जाऊंगा, अपना काम करूँ। मेरे दोस्त जो लोग थे वो आज उस मुगालत में है, उनको मैं कहता हूँ यार क्यों जाना है, क्या है, आप लोग अपना काम करने जाओ, खाली आप अपनी डिग्निटी बना के जाओ। आप अरे वो शूटिंग चल रही है, जा रहे हैं देखने के लिए, भीड़ का आप हिस्सा हो गए। भीड़ से हिस्सा नहीं बनना था तब तो आप इस लाइन में आए। यही लाइन है ना जो आपको भीड़ से अलग करती है कि यार मैं कुछ अपना जीवन का, एक ही जीवन है मेरे पास। तुगलक में एक लाइन है कि मौजूदा हालात में मेरे पास एक ही जिंदगी पड़ी है और मैं नहीं चाहता कि तवारीख को अंधों की तरफ फिर से दोहराने का मौका मिले, वो तुगलक कहता है। तो यही तो है, एक ही तो मौका है जो इसी जीवन में करना है, दूसरा जीवन न था, न पहले था, न बाद में है। अगर वो लेकिन जो प्योर रूप से थिएटर से नहीं जुड़े हैं या जिनने बहुत सालों तक थिएटर नहीं किया या उस विधा में रच बच नहीं गए, वो लोग ऐसा करते हैं। वो ग्लैमर उनको खींचता है, वो ग्लैमर का वो जो खिंचाव है वो उनको वहां भीड़ में लेके जाता है। बाकी जो मेरे ख्याल से जो थिएटर वाले हैं वो ये सब चीजों से बचना पसंद करते हैं। ग्लैमर की जगह सपना भी बोल सकते हैं। एक्चुअली क्या होता है, थिएटर में तो पैसा है नहीं, कितना भी कर लो, कितने भी आप कर लो, प्रोफेशनल उस लेवल पे अभी नहीं आएंगे कि आपको थिएटर में पैसा मिले। कहीं ना कहीं आदमी को लगता है, थिएटर तो सरकारी अनुदान पे तो जिंदा है। नहीं, मैं उन बच्चों की मानसिकता बता रहा हूँ जो, क्योंकि हमारे साथ के हजारों बच्चे मुंबई में वो अब लौट के इसलिए नहीं आ रहे, उनको शर्म आ रही, बिल्कुल किस मुंह से लौट के आए, वहां कुछ नहीं कर रहे। पर यहाँ पे आके अरे मैं गया तो नसीर जी मिल गए और ओमपुरी जी मिल गए और फलाने जी मिल गए, वो फोटो वोटो दिखाते रहते। ये जब वो जुम्मन शहनाई वाले बने रहते अपने दिखाते रहते सब। दरअसल उनकी मानसिकता है मनोहर भाई, जैन भाई, हम नहीं रोक सकते। क्या हुआ, मैं कहाँ बोल रहा हूँ, मैं तो नहीं बता रहा हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैं अपने ग्रुप को एजुकेट किया। मेरी तो प्रकाश झा की बेटी से झगड़ा भी हुआ। मैंने बोला देखिए, एक लड़का एक दलाल बन के आया, उन्होंने दादा हमको 10 लड़के चाहिए आपके, उन क्या कराओगे? ये मैंने बच्चों से बोला देखो ये कराया जाएगा, सुबह से शाम तक देखोगे, तुम्हारी मुंडी शायद दिख जाए, क्या तुम तैयार हो? अरे यार हाँ सीधी बात, तुम्हारी मुंडी दिख जाए बहुत है। ग्वालियर में आए दिन शूट होता रहता है। सुनिए मेरी पूरी बात सुन लीजिए, सुनिए ना।
मैं इसी बात पे आ रहा हूँ जैन, जो तुम बोल रहे हैं ना, क्या होता है ना कि हम लोग एजुकेट हो जाते हैं। भाई हमने लंबा समय थिएटर किया और हम नहीं जा पाए फिल्मों में, हमारा कोई गुरु नहीं था, ना हमारा कोई गॉडफादर था, ना हमने एमएसडी किया, हम लोग प्योर थिएटर। तो हमारी मानसिकता थिएटर करने की, अच्छे से अच्छा थिएटर करो, अच्छे से अच्छे लड़कों को ट्रेन करो, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, और थिएटर में एक पहचान बनाओ, ये हमारा काम है। अब उनको हम बम्बई जाने से नहीं रोकते। क्यों नहीं रोकते? कि वो देखते हैं कि भाई जयंत भाई भारत भवन में थे और किया, तो वो जयंत भाई के स्ट्रगल नहीं देखते, वो जयंत भाई का वो देखते हैं ऐश्वर्य, जयंत भाई की मेहनत नहीं देखते, तो वो उस इसमें जाते हैं बच्चे। अब उनको आप क्या रोकोगे? हम ये भी तो नहीं कि यार हम पैसा दे रहे तुमको, वहां जितना मिला हम नहीं देख सकते। इसलिए हमारे यहाँ जो गरीब रथ है ना, वो हमारी रिहर्सल प्लेस पे खड़ी रहती आके, उसमें भर जाते बच्चे, चले जाते बम्बई। हम क्या करें? तो प्रकाश झा की फिल्म में प्रॉब्लम यही था ना कि वो जो दलाल लोग आ गए थे, उनने एक एजेंसी ले ली, उन्हें 500 लड़के हम जबलपुर से लेके आ रहे, और उनको 300 रुपए 200 रुपए, जो तुम जयंत बोल रहे, सही बोल रहे, तो वैसा ही करते थे। और वो आके रोज तक मध्य प्रदेश के थिएटर के 6000 लोग थे, 6000, 150 कारें थी। मैं तो उसका प्रोडक्शन डिजाइनर हूँ ना, मुझे मालूम है ना, क्यों बैच देना पड़ता था। हमारे सब बैच दे रहे हैं, किसी को झंडा दे रहे हैं, किसी को कुछ दे रहे हैं, तो कार में नेम प्लेटें सबकी बदल रही हैं। तो रोज सुबह 6 बजे कार आती थी और 9 बजे की शिफ्ट में 150 कारों की नेम प्लेट बदलती थी, उसमें झंडे लगते थे, उसमें एंटीना लगते थे, और ट्रकें, वो बसेज होती थी, उसके ऊपर एंटीने लगते थे। वो तो 6000 का क्राउड था। एक्चुअली मनोहर भाई, जैसे ये देखने का अपना, आप जो एक बात कर रहे थे ना कि आप शूटिंग देखने का शौक रहे, दरअसल क्या होता है, जैसे मैं भी जयंत से बोलते यार आई वांट टू, मुझे कुछ नहीं करना, फिल्मों में नहीं करना, सीरियल में, मैं एक वो एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ। अच्छा, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, थिएटर में काम आएगी, जो मेरे थिएटर में काम आएगी। काशीकर दादा, एक बात बोलना चाहता हूँ। सीन में अपने इसमें बनाता हूँ, तो मुझे जेन्युइन सीन दिखे, मैं वहां भी संगतियां पकड़ूंगा उस टीवी सीरियल की। तो मैं से नीली छतरी वाले देखने गया था, इश्तियाक का देखने गया, विजय का देखने गया, जयंत के साथ कई जगह जाता रहा। मैं कभी नहीं रहा कि मुझे फिल्म में काम करना है या वो करना है। इवन जैसे देखो, ऑडिशन के लिए हमारे शहर में वर्कशॉप का न्यूज देते हैं, 10, 15, 20 बच्चे आते थिएटर वर्कशॉप। एक ऑडिशन का एक कोई घटिया वो आ जाता है ऑडिशन के लिए, सुबह से रात तक, और आसपास रीवा, कटनी, कहाँ से भरी है होटलें, पूरी लाइन लगी सुबह से रात तक। अब उनको क्या बोलो भाई, क्या समझाओ उनको? और तो और सर बड़े गर्व से कहते हैं, जैसे फोन लगाओ कि हाँ हेलो बेटा फ्री एक रोल है, बढ़िया सा करना है, थिएटर में नाटक करना है। और नहीं दी, मैं तो ना सीरीज, वेब सीरीज कर रही हूँ, मैं अब ये ना थिएटर वगैरह नहीं करती। शेयर करना चाह रहा हूँ, सुनिए ना, ये नंदिनी जी कह रही है कोई फिल्म बताइए। तो मेरी एक फिल्म है छपाक, जो अभी रिलीज हुई है, नंदिनी जी वो देख लीजिएगा। मैं दीपिका पादुकोण का फादर बनाऊं, मेघना गुलजार की फिल्म है वो। बस यही। और दूसरा, मैं आपको काशीकर दादा आपकी बात बढ़ाता हूँ कि हमारे हिंदुस्तान में इतनी फुर्सत है ना, कि अगर वो जो क्या कहते हैं, वो जो जमीन खोदता है ना, थ्रेशर या कुछ वो जो लिफ्टर, वो अगर कहीं लग जाए ना सड़क पर, तो उसको देखने के लिए 500 लोग इकट्ठे हो जाएंगे फालतू में, कैसे खोद रहा है। बिल्कुल सही है। हम लोग तो बचपन में क्या करते रहे, दो दोस्त खड़े होके ऐसे उंगली करके ऊपर देखते, पूछना चाहते हैं, पूरी भीड़ लग जाती तो खिसक जाते। ओम सर बोले। हाँ ओम जी बोलिए। मैं थोड़ा हटके बोलना चाह रहा हूँ कि कल कलकत्ता फिल्म एसोसिएशन से मेरी बात हो रही थी, आपसे रिलेटेड है, शेयर कर रहा हूँ। ये बॉम्बे पर ही क्यों, एक बॉम्बे पर जो एक एकाधिकार छाया हुआ है फिल्मों का, किसी जमाने में तो कलकत्ते में भी थी फिल्म स्टूडियो, आज भी है। ये थोड़ा विकेंद्रीकरण का सोच रहे हैं, पश्चिम बंगाल की सरकार के पास भी अपील गई है, तो ये थोड़ा सा विकेंद्रीकरण हो और शहरों में, तो इससे कुछ फर्क आएगा मेरे ख्याल से। थोड़ा ये जो एक होगा नहीं, विकेंद्रीकरण नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब से इंडस्ट्री मुंबई में है, हैदराबाद भी कोशिश की गई हिंदी इसकी, उसके बाद कोल्हापुर कोशिश की गई कि ये शिफ्ट हो जाए इंडस्ट्री, कहीं नहीं हो पाई शिफ्ट, वो मुंबई। वैसे हर स्टेट की राजधानी में फिल्म इंडस्ट्री खुल रही है, वो कब खुलेगी पता नहीं। ये एक नया चीज दी गई है कि जयपुर में खुलेगी, दिल्ली में, हरियाणा में खुलेगी,
हाँ, सब जगह खुलना चाहिए। जैसे नाट्य दुकानें, लोगों की दुकानें चल रही है इसके भरोसे कई लोगों के नाट्य शहर में दुकानें चल रही हैं। सही कह रहे हैं अशोक सर, सही कह रहे हैं आप। दादा हमारे पास 2.5 मिनट बचा है, देखिए बात निकलते निकलते कहाँ तक आ गई। अरे यार इतना मजा आ गया मनोहर भाई के रहने से, और ऐसा लगता है 1 आध घंटे होने से जेन्युइन बातचीत नहीं होती। अच्छा, मैं एक चीज लास्ट शेयर करता हूँ। मैं सच बताऊं, प्रतिभा जी को, कन्नन भाई को देख के मैं डर गया था सच में कि बाप रे। जयंत भाई को देखा, डरा, और फिर कृष्णा दादा आ गए। ये सब मतलब इनको देख के हम बड़े हुए हैं भाई। मेरी मतलब मैं इनको काशीकर दादा को देखा तो ऐसा लगा परसाई जी की छाया चल रही। मैं सच में डर गया था अंदर क्या बोलूं। और जो अंदर का तेली तो मैं फिर तेली बोला नहीं, तू जिंदा है, मैंने आपका चेहरा पढ़ लिया था, है ना। हम कैसे जानेंगे, हम जानेंगे कैसे ना एक दूसरे को। यही तरीका है। ये एक समय बहुत अच्छा है। मैंने भी बीच में इसलिए बोला कि वो जब इस तरह की बात आई इसलिए बोला। अभी मुझे वेब सीरीज करना है बालाजी का भोपाल, उससे एक्टरों के बारे में पूछा गया। मैंने कहा आप जानिए, आपका काम जानिए, मैं नहीं जानता कौन एक्टर है कौन नहीं। नहीं, इतने विमुख भी मत हो यार, हम लोग कहाँ जाएंगे। नहीं, विमुख की बात नहीं है ना। विमुख क्या है ना, मैंने बुला लिया और वहां पे अरे जयंत दादा ने बोल दिया, हाँ कर लिया, बाद में वो मेरे गाली बकेंगे। हाँ नहीं, हम लोग बुद्धिजीवी, हम लोग नहीं बकेंगे। अरे जो शादियां कराता है ना, जो शादी कराता है गरजोड़े लाल होता है, गालियां उसी को पड़ती है दादा, इसलिए गरजोड़े लाल बनना नहीं। नहीं, वसंत सर को एक बढ़िया सा रोल चाहिए। मैं कील हथौड़ी वाला आदमी हूँ, अपना काम करूंगा। अच्छा मनोहर भाई, एक थिएटर का क्वेश्चन, क्योंकि समय कम है। आप जो सोलो प्ले करते हो, बंद हो जाएगा सोलो प्ले के कंसंट्रेशन लेवल, क्योंकि पूरे समय आपको रहना है। कई बार होता है, जैसे हमारी भी मेन रोल में कई बार रहते, मौसा जी में 3-4 टाइम मैं ही रहता हूँ स्टेज पे, पर हमको फिर भी रिलीफ मिलती बीच बीच में। आपको रिलीफ केवल पानी पीने या किसी चीज के लिए मिलती नहीं, वो भी नहीं मिलती। उसमें जो एनर्जी और वो भी नहीं मिलती। वो तो अनुपम खेर और आलोक चटर्जी। सर वीडियो कट जाएगी। मैं सिर्फ कंसंट्रेशन पे रहता हूँ, सिर्फ कॉन्सेंट्रेट लाइन पर और स्टेज पर वो जो कहा गया है लाइंस पर पकड़ के रखता हूँ। बस कैरेक्टर अपने आप पकड़ में रहता, मैं सच में डरा भी रहता हूँ। थैंक यू सर, मैं धन्यवाद कर दूं आपका। करेंगे इस पे, जरूर बात करेंगे, सोलो करेंगे दादा। बड़ा खराब लगता है बात करते करते बीच में काट देना, लेकिन कन्नन भाई ये तो सास की जिम्मेदारी है ना। जी थैंक यू मनोहर सर, थैंक यू। बड़ा